-3 डिग्री टेम्परेचर से लेके -15 डिग्री टेम्परेचर है। इतनी भयंकर ठंड में भी हजारों लोग लद्दाखों की सड़क पर प्रोटेस्ट करने उतरे हैं। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से यूनियन टेरिटरी स्टेटस ऑफ लद्दाख एंड 6th शेड्यूल के लिए हंगर स्ट्राइक पे हैं। अगर आपको सोनम वांगचुक के बारे में नहीं पता तो मैं आपको याद दिला दूं, जो 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर था वो सोनम वांगचुक पे ही बेस्ड था। सोनम वांगचुक के साथ साथ करीब 90 से भी ज्यादा और भी लोग इस हंगर स्ट्राइक का हिस्सा हैं। पूरे लद्दाख में कई महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और हजारों लोग सड़क पे आए हैं प्रोटेस्ट करने। बट आखिर क्यों? आज हम इसी को बहुत सिंपल और सरल तरीके से समझेंगे। लद्दाख में स्टेट को पूर्ण राज्य यानी फुल यूनियन टेरिटरी स्टेटस देने का और 6th शेड्यूल इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत दिनों से लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बट आखिर सवाल ये उठता है कि क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर लद्दाख को फुल यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल जाता है और 6th शेड्यूल इंप्लीमेंट हो जाता है? क्या फर्क पड़ता है? इसको जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 2019 में, जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 सरकार ने हटा दिया था। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो जम्मू और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के लोग भी बड़े खुश हुए। उनको लगा कि अब जम्मू एंड कश्मीर की तरह उन्हें भी बहुत सी फैसिलिटीज मिलेंगी। जब तक आर्टिकल 370 था, कश्मीर को हक था कि वो अपना अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन बना ले और उसके हिसाब से वहाँ की सरकार चलाए। उनका अपना एक अलग ही फ्लैग था और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती थी। जब ये आर्टिकल हटाया गया तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, लेकिन दोनों में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस था। जम्मू एंड कश्मीर में अब लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस पे कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, लेकिन बड़ी स्टेट्स की तरह वहां भी उनकी खुद की एक विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव होगी। यानी उस स्टेट में इलेक्शंस होंगे और वही इलेक्टेड नेता राज्यसभा में स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज और परेशानियां हैं उनकी चर्चा डायरेक्टली पार्लियामेंट में होगी। और ये तो अच्छी बात है ना, जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही यूनियन टेरिटरी बना दी गई है तो यानी दोनों के राइट्स भी सेम होंगे। बट ऐसा सिचुएशन नहीं है। लद्दाख के पास वो सेम राइट्स नहीं है जो जम्मू एंड कश्मीर के पास है। लद्दाख जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एकदम डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू ही होती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट सिटीजन। तो मतलब कुल मिला के बात तो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों के पास स्टेट के ऑपरेशंस को रन करने का कोई राइट नहीं है। और चौंकने वाली बात यह है कि ये लद्दाख में ऐसे प्रोटेस्ट आम बात है, ये पहले भी हो चुके हैं। 1930 से ही लद्दाख के लोग उसे एक अलग टेरिटरी बनाने की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है। कश्मीर वैली जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड है। कश्मीर की डोमिनेंस के अगेंस्ट लद्दाख में पहली बार जो ऑर्गेनाइज्ड एजिटेशन हुआ वो था 1964 में। उसके बाद 1980s में भी एक बड़ा एजिटेशन हुआ। हाँ, लेकिन लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग 1955 में सबसे पहली बार रखी गई थी। कुशोक बाकुला रिम्पोचे ने 1955 में पहली बार ये डिमांड रखी और उसके बाद उसे कैरी फॉरवर्ड किया थुप्स्टन चिंगवांग ने। अगर बॉर्डर्स के हिसाब से देखें तो इंडियन मिलिट्री के लिए लद्दाख एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन यहाँ के हाई एल्टीट्यूड और बहुत ही डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस के कारण लद्दाख इंडिया के लीस्ट डेवलप्ड एरियाज में गिना जाता है। कमिंग बैक टू द करंट सिचुएशन, वहां के लोगों की डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले, उसकी अपनी एक विधानसभा हो और स्पेशल 6th शेड्यूल में लद्दाख को इन्वॉल्व किया जाए। लद्दाख के लोगों को डर है कि लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण उनके कल्चर और उनके एनवायरनमेंट पर खतरा हो सकता है। हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आके यहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगा दें। अगर माइनिंग और उससे सिमिलर एक्टिविटीज वाली कंपनियां यहाँ आ गई तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं। लद्दाख में वैसे ही रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। अब इतने स्कार्स रिसोर्सेज होने के बावजूद अगर ये कंपनीज आती हैं और अपनी एक्टिविटीज़ के साथ साथ बहुत ही इंटेंस मैन पावर भी लेके आती हैं तो लद्दाख के स्कार्स रिसोर्सेज पर एक खतरा भी मंडरा सकता है। 2 सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो मेजरली लद्दाख के लिए 2 डिमांड्स कर रही हैं। ये है ले एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA। जो मेजर डिमांड्स हैं इन प्रोटेस्टर्स की
वो ये हैं कि अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी और यहाँ के कल्चर, ट्रेड और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन। ऑनलाइन पब्लिकेशन द वायर के एक आर्टिकल में लिखा है कि सोनम वांगचुक का कहना है कि बीजेपी सरकार ने लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने का वादा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि जब सिक्किम को स्टेटहुड मिला था तो वहां की पॉपुलेशन करीब 2.5 लाख थी और लद्दाख की पॉपुलेशन आज 3 लाख है। तो लद्दाख को आखिर सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा? सोनम वांगचुक का ये भी कहना है कि लद्दाख एक कॉलोनी की तरह लगता है जहां दूर दूर से कमिश्नर आते हैं और राज करते हैं। ना यहाँ कोई डेमोक्रेसी है, ना तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने के लिए कोई वोटिंग राइट्स। लेह में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है और कारगिल में मुस्लिम मेजॉरिटी में है और इनमें आपस में कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती तो रही नहीं, लेकिन लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करवाने और इसे फुल यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिलवाने के लिए दोनों एक साथ आ गए हैं। जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था तो लद्दाख की असेंबली में 4 मेंबर्स थे और स्टेट लेजिस्लेटिव में 2 मेंबर्स, लेकिन जब से ये अलग हुए हैं तो एज सच कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्रोटेस्टर्स का भी यही कहना है कि लद्दाख की एक इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। उनका ये भी कहना है कि जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है इस रीजन में कोई गेजेटेड जॉब्स नहीं है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में अब तक बैचेस कमीशंस किए जा चुके हैं। प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना है कि लद्दाख एक ट्राइबल मेजॉरिटी कम्युनिटी है और यहाँ पे वो सारे फीचर्स हैं जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसीलिए अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में इन्वॉल्व करना चाहिए। उन्हें इस बात से भी एतराज है कि जम्मू कश्मीर को बजट ज्यादा मिल रहा है और लद्दाख को कम। जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब लद्दाख के मुकाबले काफी ज्यादा है। फिर कश्मीर में एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, चाहे हम सेब की बात करें या अखरोट की या केसर की ही, और लद्दाख में इन सब की कमी है। और अगर आप कंपेयर कर ही रहे हो तो टूरिज्म को भी कंपेयर कर ही लो। जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, लेकिन अगर आप लद्दाख की बात करो तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं यहाँ। उनमें से बहुत से लोग या तो ट्रैकिंग या फिर बाइक टूर्स के लिए लद्दाख में आते हैं। रोड्स आर नॉट गुड, क्लाइमेट और वेदर का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश होने लगती है, ठंड बढ़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। स्टेटहुड तो समझ में आता है, लेकिन ये 6th शेड्यूल है क्या ये आपको पता है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर 6th शेड्यूल है क्या और क्यों लद्दाख के लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। 6th शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 242 का क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 के अंडर बना है। 1949 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल रीजन थे उनको लिमिटेड ऑटोनॉमी देने के लिए बना था। ऑटोनॉमी यानी अपने हिसाब से चलाने का राइट या अथॉरिटी। इसको बनाने का बेस था बरदोली कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल एरियाज को डेवलप करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना जरूरी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ट्राइबल एरियाज के डिस्टिंक्ट सोशल कस्टम्स को प्रिजर्व करने के लिए लोगों को एक्सप्लॉयटेशन बाय पीपल फ्रॉम प्लेन्स की बचाने की भी जरूरत थी। 6th शेड्यूल ये अधिकार देता है कि ट्राइबल रीजन्स को या तो ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट्स या फिर ऑटोनॉमस रीजन्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। एनवायरनमेंट, ट्रेडिशंस, कल्चर और सोशल प्रैक्टिसेस को बचाने के लिए स्टेट का गवर्नर खुद ही डिसाइड कर सकता है कि इस शेड्यूल के अंदर कौन से रीजन्स या एरियाज आएंगे। अगर गवर्नर चाहे तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनॉमस रीजन्स भी नए बना सकता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावर मिलती है कि वो कानून बना सके। वो कुछ स्पेशल मैटर्स जैसे कि जमीन, जंगल, कैनल वाटर, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, शादी, डिवोर्स या इवन सोशल कस्टम जैसे सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकता है। फाइनेंशियल की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या फिर रीजनल काउंसिल्स अपने काउंसिल के लिए बजट भी बना सकती हैं। लैंड रेवेन्यू, टैक्स लगा सकते हैं। स्टेट की प्रोटेक्शन को कंसिडर करते हुए माइनिंग के लिए परमिशन भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक का इन प्रोटेस्ट से क्या कनेक्शन है, आखिर क्यों है वो हंगर स्ट्राइक पे। इसके लिए थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। सोनम वांगचुक का जन्म लेह में ही हुआ था। क्योंकि इनके गांव के पास कोई स्कूल नहीं था तो 9 सालों तक इन्होंने घर पे ही पढ़ाई की। 9 साल के जब हुए तो इन्हें श्रीनगर के स्कूल में एडमिट करवा दिया। वहाँ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अलग थी और वो बाकी आम बच्चों से भी दिखने में बहुत ज़्यादा अलग थे, तो उन्हें एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। उसके बाद वो दिल्ली चले गए।
वापस जाके श्रीनगर से फिर उन्होंने बीटेक की। इंजीनियरिंग में इनके फादर इनको कोई और स्ट्रीम करवाना चाहते थे और इनको कुछ और पढ़ाना था, तो दोनों में फॉल आउट हुआ। हर जनरेशन को दूसरी जनरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू समझने और समझाने में दिक्कत तो होती ही है, तो इस डिफरेंस के चलते इनको अपनी पढ़ाई खुद ही फंड करनी पड़ी। खैर, फिर बाद में ये हायर स्टडीज के लिए फ्रांस भी गए। उनके करियर और इन्वेंशंस के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। कमिंग बैक टू द लद्दाख प्रोटेस्ट, ये इससे जनवरी 2023 से जुड़े हुए हैं। सरकार का ध्यान लद्दाख की ओर दिलाने, लद्दाख की फ्रेजाइल इकोसिस्टम पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और लद्दाख में 6th शेड्यूल की डिमांड करने के लिए he wanted to go on a 5-day fast on 26 January 2023। जहां ये फास्ट करना चाहते थे वो था खारदुंगला पास, जहां बहुत ही जबरदस्त ठंडी होती है। करीब -40 डिग्री से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है वहां का टेम्परेचर। दिल्ली की सर्दियों का तो आप सबने सुना ही होगा। इस साल दिल्ली का लोवेस्ट टेम्परेचर था 3.9 डिग्री सेल्सियस और उसमें ही बहुत से लोगों की कुल्फी जम चुकी थी। तो इमेजिन करो -40 डिग्री सेल्सियस कितना कम टेम्परेचर होगा। तो सरकार ने ना ही इनको प्रोटेस्ट करने से मना किया, बल्कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए इन्हें हाउस अरेस्ट पर भी रखा गया। पुलिस का ये कहना था कि ये सब सोनम वांगचुक की प्रोटेक्शन के लिए किया गया, क्योंकि उनकी जान पर खतरा भी हो सकता था। खैर, इनका प्रोटेस्ट ऑन और ऑफ चलता ही रहा और अभी वो फिर से प्रोटेस्ट करने लग गए। ये काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से लोगों से जुड़े हुए हैं। अपनी एक वीडियो में उन्होंने ये कहा, साथियों, आपने देखा होगा कि आज तक के मेरे सारे अपडेट्स हिंदी भाषा में हैं। उसका एक कारण है, वो ये कि मैं नहीं चाहता कि भारत की ये अंदरूनी बात विदेशों तक पहुंचे और हमारे ये नेता देश के उनका अपमान हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। हमारे बहुत से समर्थक विदेशों में हैं, बहुत से नेटवर्क्स हैं जो हमारे समर्थन करना चाहते हैं, जैसे एशिया में। तो देखते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट इस मसले का हल क्या लेके आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।